अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारे पास ये सेकंड चैप्टर है। उसमें लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने टॉर्क की बात की थी। ये आज का 14वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 है। अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और लेक्चर नंबर 13 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात की थी। उससे पिछले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात की थी और आज क्रॉस प्रोडक्ट की आगे एग्जांपल्स आपने कल पढ़ी थी वेक्टर प्रोडक्ट की, कि एक टॉर्क थी और दूसरी आपके पास फोर्स थी ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। तो आज पहले टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स दैट अ टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ नट इज टाइटन्ड और लूजन। जब भी आप नट को टाइट करते हो या आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो तो आपके पास एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसको टॉर्क का नाम दिया जाता है। ये हमने पिछली क्लासेस में 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। 9th में पढ़ा हुआ है। तो द टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज व्हेन वी पुश हार्ड ऑन द स्पैनर। वही जब आप जोर लगाते हो उसके ऊपर, स्पैनर के ऊपर, जैसे रेंच कहते हैं, स्पैनर कहते हैं, उस पर जोर लगाते हो तो ज़्यादा जोर लगता है उसके ऊपर, ज़्यादा तेज जो नट है वो ज़्यादा सख्त टाइट हो जाता है, या अगर ज़्यादा सख्त नट टाइट हुआ हो तो उसको खोलने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है इसके जो टॉर्क का फार्मूला बनता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। टॉर्क जितनी ज़्यादा लेंथ करते जाएंगे सेंटर पॉइंट से, जैसे यहाँ पे नट है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्पैनर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाओगे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितनी फोर्स कम लगेगी टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। और दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। टॉर्क का फार्मूला आपके पास होता है टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये ऊपर यहाँ पे भी दिया हुआ है, रेडियस एंड फोर्स का मल्टीपल। और आपके पास इसको टॉ इज इक्वल्स टू एल एफ भी लिखते हैं। एल और एफ, एफ फोर्स है, एल लेंथ है, या ये यहाँ से लेके जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बाद डिस्टेंस को आर भी कहते हैं, इसको एल भी कहते हैं, और ये आपके पास फोर्स है। फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको डिफाइन किया जाता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मूवमेंट और टॉर्क। ये हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दोबारा से दी हुई है। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ force is called torque and is defined as the product of F and perpendicular distance from its line of action to the pivot, which is the point where the point on around which the body spanner rotates। जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट कह लें इसको, उसके दरमियान और जहाँ फोर्स लग रही है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको एल का नाम दिया गया। दिस डिस्टेंस ऑफ ओ पी, यहाँ पे उसने फिगर बनाई हुई है, ओ और पी तक यहाँ पे जा रही है, तो उसको कहते हैं मोमेंट आर्म। द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको एल या आर की वैल्यू है, इसको कहते क्या हैं? इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमने पहले पढ़ी है, दोबारा से उसने दे दी है। टॉ इज इक्वल्स टू एल एफ व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू द पिवट पॉइंट the value of moment arm L is 0, so in the case torque is 0। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे पिवट पॉइंट है ये सेंटर में, तो अगर यहीं पे मैं फोर्स लगाना शुरू कर दूँ, स्पैनर मेरा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या नट रोटेट करेगा? वैसे भी आप खुद भी देख लें, जहाँ पे आपने स्पैनर को लगाया हुआ वहाँ पे जोर लगाएं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, या ऐसे या ऐसे, तो ये नट रोटेट नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगी तो टूट जाएगा, यहाँ से रोटेट नहीं करेगा। सो देयर विल बी नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस
बिकॉज एल आपके पास ज़ीरो हो गया, तो आपके पास टॉ इज इक्वल टू एल एफ के अकॉर्डिंगली ये इसका आंसर भी ज़ीरो ही बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है जी हम कंसिडर करते हैं, दो एग्जांपल्स उसने कंसिडर की हैं, एक टॉर्क, इसने फोर्स को उसमें डिवाइड किया, बल्कि एक ही कंडीशन है, फोर्स लग रही है और एक आर पॉइंट के ऊपर, और उसके दरमियान उसने पहले उसको जो फोर्स का कंपोनेंट बनाया और फिर उसने उसको जो मूवमेंट आर्म है उसके कंपोनेंट में डिवाइड करके उसका प्रोडक्ट फाइंड किया जो साइन थीटा के साथ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस किस तरह से आती है। थीटा 90 हो तो साइन की वैल्यू जीरो मैक्सिमम आती है ना, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। जिस तरह कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, इस तरह साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो केसेस हैं, उसने कहा जी एक बॉडी को कंसिडर करें, कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग, ये आपका फिगर 2.14 के अंदर है। कंसिडर टॉर्क ड्यू टू फोर्स अफेक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी होती है, ये भी इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि when a force is applied on rigid body there is the distance between no two points decreases or increases, that is called the rigid body। के दो जब इसके ऊपर फोर्स लगाओ तो ये ना हो कि वो आपस में मोड़ तोड़ जाए और उसके जो पॉइंट्स हैं उसके दरमियान आपस में डिस्टेंस चेंज हो जाए, बल्कि वो डिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहता है, तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगनी होती है। तो उसने एग्जांपल लिया जी, ये आपके पास आर है, ये पॉइंट है ओ, दिस इज़ द पॉइंट पी, द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स लग रही है और ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन उसने दी हुई है। ठीक है, ये आपके पास आर है, ये एफ ए आर है। तो अब कह रहा है कि इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने जब पहले भी पढ़ा था कि जब फोर्स इस तरह किसी एंगल पे आ जाए तो जो पूरी पूरी फोर्स इसके अंदर मूवमेंट या टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, रोटेशनल मोशन या ट्रांसलेशन मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, बल्कि इसके आगे कंपोनेंट्स बनते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और वो उनमें से एक कंपोनेंट इस पर काम करता है और एक कंपोनेंट ज़ाया हो रहा होता है। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हम निकालें तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये एफ वाई है और ये एफ एक्स है, हॉरिजॉन्टल है एक्स है तो वर्टिकल है तो वाई। बेसिकली यहाँ पे भी आप बना सकते हो, लेकिन ये और ये दोनों एफ वाई और एफ वाई सेम है, एफ और एक्स यहाँ पे बना लो, यहाँ बना लो, दोनों सेम है, तो इनके दरमियान एंगल क्या आएगा, थीटा। एफ वाई और एफ के दरमियान एंगल आ रहा है थीटा, तो ये एफ वाई क्या होता है आपको पता है, एफ साइन थीटा, और एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा जो है वो आर और एफ कॉस थीटा के दरमियान एंगल क्या आ रहा है आपके पास, इसकी रोटेशन इस तरफ है, तो ये जो इस तरफ वाला एफ एक्स वाला कंपोनेंट है ये इसके ऊपर, इसकी रोटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो सिर्फ एफ साइन थीटा वाला जो है वो आपके अंदर इसका इफेक्ट डालेगा। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो आर इंटू एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसके लिहाज से आपके पास टॉर्क आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने बताया कि एफ कॉस थीटा की वजह से जो है वो टॉर्क ज़ीरो है, क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो लाइन ऑफ एक्शन के बिल्कुल पैरेलल में है। दी इट्स एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू, ये जो एफ एक्स है बेसिकली यहाँ से ड्राइव करके ऊपर ले गया, तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इसके सेंटर पॉइंट में से गुजरती है, मतलब बिल्कुल ये बॉडी है और यहाँ पे फोर्स इस तरह लगा रहा हूँ मैं, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन या इस तरह लगा रहा हूँ तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इसके अंदर से गुजरेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो एफ इसकी वजह से टॉर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ टॉर्क आपका एफ साइन थीटा होगा। यहाँ अगर आप इसको एफ को नहीं आप रिजॉल्व करते और आर को रिजॉल्व कर लेते हो कि ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आर वाई होगा और आर एक्स होगा। आर वाई किसके बराबर होता है, उसी तरह आर साइन थीटा के बराबर,
और इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर भी आपके पास आर साइन थीटा इंटू एफ, तो बात वही आ जाएगी, आर एफ साइन थीटा बन जाएगा आर इंटू एफ साइन थीटा। टॉर्क, ये टॉर्क दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने साइन थीटा उसकी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह पे लगा दिया। तो सिंपल आर एफ साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा बेसिकली दोनों तरह से एक ही चीज़ बनती है, तो हम दोनों इस तरह से इसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और थीटा एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। ये जो आपकी रेडियस है, जो मूवमेंट आर्म है उसकी लाइन है, और ये फोर्स की लाइन है, तो इसके दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पे हम थीटा कहेंगे। उसके बाद when r where rf sin theta is the magnitude of the torque, the direction of torque is denoted represented by n। ये यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिलती है, क्योंकि थीटा आ गया, उसने जो इसकी वेक्टर वाली फॉर्म है उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने इसके साथ टॉर्क की वैल्यू के साथ लिखना है, तो हम लिखेंगे आर एफ साइन थीटा एन। जो एन है दैट इज़ द यूनिट वेक्टर, कि ये टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय एन, और इसकी परपेंडिकुलर होता है, जिसमें आर और एफ के परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में ये होते हैं उसके ये परपेंडिकुलर में होता है। तो टॉर्क की डेफिनेशन जो है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। एन एम, ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं, एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो टॉर्क इज काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन, काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, जस्ट एज फोर्स डिटरमाइंस द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन डिटरमाइंस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर के कहते हैं जो सर्कुलर मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर, जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन वगैरह होती थी, इस तरह सर्कुलर मोशन के अंदर हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और अब वो कह रहे हैं बॉडी टर्मिनेट्स एंगुलर इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इन दिस केस टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में से निकलता है फोर्स तभी निकलेगी जब आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो अगर फोर्स और मैस F इज इक्वल टू एम एल्फा, ये इसको रोटेशनल एक्सेलरेशन है, ये F है, रोटेशनल फोर्स है। तो जब ये ज़ीरो है तो F भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, और जब F ज़ीरो है तो टॉर्क भी आपके पास R इंटू एफ, दैट मीन्स R इंटू ज़ीरो, तो वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क ज़ीरो, अगर फोर्स ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है तो टॉर्क ज़ीरो है। तो जब भी आपके पास टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, फोर्स बेसिकली टॉर्क इज़ अ रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल रीज़न फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। तो जब भी एक्सेलरेशन होगा तब टॉर्क होगा, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो टॉर्क ज़ीरो होगा। अच्छा, उसके बाद है जी एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बहुत ही आसान है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सेकंड कंडीशन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन बहुत ही आसान है। और क्या कहता है जी फर्स्ट कंडीशन में, अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन्स। हमने अभी भी किया ये, मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ये करना, लेकिन फिर भी मैंने उसी हिसाब से चीज़ें कर ली हैं अभी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ, जब कह रहा है आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस दोनों केसेस में क्या होता है, आपके पास ए जो है वो ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए एम इंटू ज़ीरो। तो इन दिस केस फोर्स इज आल्सो ज़ीरो।
तो जब फोर्स ज़ीरो होता है, दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यूजिंग द मैथमेटिकल सिंबल समेशन एफ फॉर सम ऑफ ऑल फोर्सेस वी कैन राइट इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस दिस कंडीशन इज एक्सप्रेस यूजली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो ये क्या इस तरह पढ़ी जाती है, बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, body is said to be at fulfilling the first condition of equilibrium when the sum of all forces acting on it is ज़ीरो। तो समेशन एफ जो है वो उसके लिए सिंबल के लिए इस्तेमाल होता है कि समेशन का मतलब सम होता है, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो। जो फोर्सेस का सम है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन खैर जब आप को प्लेनर की बात करते हो, जैसे फोर्स जो है वो कोई एंगल शेंगल बना रही है आपकी बॉडी के साथ जिसके ऊपर लग रही है, तो उसको हम फिर एफ एक्स और एफ वाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स में डिवाइड करके कंपोनेंट्स भी आपस में अगर डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे तो उसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करें, और अगर एक्स और वाई कंपोनेंट ज़ीरो आ जाते हैं तो बंदा उन दोनों बॉडी फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है वो अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, एक फोर्स मेरे पास ये है और एक फोर्स मेरे पास ये है। अब इसको डायरेक्ट देख के बताना मुश्किल है, तो मैं इसके यहाँ पे एफ एक्स बनाऊँ, एफ एफ बनाएंगा यहाँ पे ये एफ वाई, एफ एक्स, फिर इसके लिए ये एफ एक्स और ये एफ वाई। ठीक है, अब देखें, अब इसको ज़रा जमा करके देखें तो अब शायद इसको मतलब एफ वाई दोनों पैरेलल में आ गए हैं, एक ही लाइन में आ गए, दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एफ एक्स एक दूसरे के पैरेलल में आ गए, एक ही लाइन में आ गए, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसको हम समेशन एफ और समेशन एफ वाई के ज़रिए से फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इफ़ द राइट फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव देन लेफ्ट वर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव। एक तरफ को अगर पॉजिटिव लेना है, दूसरी तरफ को हमने नेगेटिव लेना है। और जनरली हम जो राइट साइड पे जाते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि नंबर लाइन में ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है। इसी तरह ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो हम इसी तरह से इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और फिर समरी है, लेकिन चलो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आज ही ख़त्म करते हैं इसको भी। फर्स्ट कंडीशन के बाद क्या होता है कि अगर फोर्सेस आपस में सम ज़ीरो भी आ रहा है लेकिन फिर भी बॉडी रेस्ट पे कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं आती। क्या वजह है कि हमारे पास क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम कहते हैं जी F1 इस सूरत में इस शक्ल इस तरफ है तो F2 इस तरफ है, तो दोनों को जमा करो, F1 माइनस प्लस कर रहे हैं लेकिन F2 को नेगेटिव लेंगे, दोनों की वैल्यूज सेम है, तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये है समेशन एफ। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा है, अगर ऐसे कोई केस हो इसमें बॉडी के सेंटर ये है, बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, F1 और F2 इस तरह जोर लग रहा हो, तो फिर क्या होगा, ये बॉडी स्टिल रोटेट करेगी क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो बदल गई। और लाइन ऑफ एक्शन जब फोर्स बदलती है तो ये फोर्स इस आर डिस्टेंस पे और ये फोर्स इस आर डिस्टेंस पे लग रही है, तो ये दोनों ये क्या होगा, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये दोनों टॉर्क आपस में ऐड अप हो जाएंगे और समेशन टॉ जो है आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि आपके पास बॉडी thus अब for a body in equilibrium the vector sum of the torque acting on it about an arbitrary axis should be zero. This is known as second condition of equilibrium. Mathematically it is written as summation tau equal to zero. ठीक है, इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जो कंडीशन होनी चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि जो टॉर्क हैं वो भी ज़ीरो होनी चाहिए, फोर्स भी ज़ीरो होनी चाहिए। बाय कन्वेंशन जो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, इनको हम टॉ को क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं और टॉ एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उतना ही टॉर्क क्लॉकवाइज में लग रहा हो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा हो, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और सम टॉ ज़ीरो हो जाएगा।
तो आपके पास जो दोनों कंप्लीटली बॉडी रेस्ट पे जब होगी उसके लिए समेशन एफ, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन टॉ जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी ट्रांसलेटर इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज़ नो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दोनों की बात करते हुए, इफ़ अ बॉडी is at rest it is set to that static equilibrium, but if the body is moving with uniform velocity or rotating with uniform angular velocity it is said to be dynamic equilibrium। equilibrium तभी होती है उसके ऊपर जो फोर्सेस होती हैं वो कोई उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, लेकिन वो स्टिल मूव करते हैं। उसके लिए डायनामिक और स्टैटिक ये दो डेफिनेशन हैं, ये आपने करनी है। अच्छा जी, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट दो एग्जांपल्स हैं, उसके बाद समरी है। आज हमारी थ्योरी जो है चैप्टर नंबर 2 की जो ख़त्म हो गई है। और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।